सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा इस पाठ को पढ़ाएंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य कि यहाँ पे लेखक मुख्य उद्देश्य बस की यात्रा के दौरान होने वाली जो कठिनाइयां थी उसको उजागर करना है। यहाँ पे इस पाठ में हरिशंकर परसाई जो कि लेखक है इस पाठ के, वो मध्य प्रदेश में पन्ना एक जगह है, वहां पे एक कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद वहां पन्ना से जो शाम की बस निकलती है, शाम की बस जाती है, उस बस से में रात में यात्रा करके वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये उनकी एक यात्रा के दौरान जो कुछ कठिनाइयां आई उसको इस पाठ में व्यक्त किया है और एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमें कभी भी जानबूझ करके जोखिम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे जोखिम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो बस होती है, बस बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, चलने फिरने लायक नहीं है। ऐसी बस से खास करके रात के समय सफर करना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। हमें इससे पाठ से सीख लेते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यह पाठ एक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक जो कि उस पन्ना नामक स्थान पर एक कंपनी में काम करता है, तो वहां पे काम से छूटने के बाद ये 5 मित्र आपस में, लेखक के दूसरे सब मिला के जो 5 मित्र हैं, ये आपस में निर्णय करते हैं कि हम शाम की बस पकड़ करके घर चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबल की ट्रेन मिला देती है। पन्ना से यानी उस स्थान से, और जो कंपनी थी, कंपनी की तरफ से ही बस थी, कंपनी की ही बस थी, कंपनी के मालिक की ही बस थी कि जो अपने वर्कर्स या अपने यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको, मजदूरों को अपने स्थान पे पहुंचाना और वहां से लाना, इस तरह कंपनी की तरफ से बस लगाई गई थी। तो ये कंपनी की ही बस थी कि जो 1 घंटे के बाद पन्ना से रवाना होती, पन्ना से बस चलती और जबलपुर जाने वाली ट्रेन से मिलान करा देती, यानी वो उस स्टेशन पे पहुंचा देती कि जहां पे उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन मिल जाती। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से रात का सफर पूरा करके सुबह होते होते लेखक अपने घर पहुंच जाएगा या लेखक के और भी साथी घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसमें से जो 5 लोग घर जा रहे थे, इसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनको पुनः सुबह होते ही काम पर वापस भी आना था। तो इसीलिए उन लोगों ने यही रास्ता चुना था, मतलब उन लोगों ने यही बस से यात्रा करने का निर्णय लिया था कि हम इसी बस की यात्रा करके फिर से काम पर लौट आएंगे। उस दिन नहीं, उसके अगले दिन, क्योंकि जिस दिन शाम को गए हैं तो अगले सुबह घर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस दिन वो नहीं पहुंच पाएंगे। उसके अगले दिन मतलब वो वहां वही उसी प्रकार की बस पकड़ेंगे जो वहां से शाम को बस चलेगी और सुबह लाके इनको काम पर पहुंचा देगी। सुबह काम पर हाजिर होना था, ठीक है। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने वापसी के लिए यही रास्ते चुना, यानी उसी बस से सफर करना ही तय किया। लोगों ने सलाह दी
कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कुछ लोग जो पहले उस बस से यात्रा कर चुके थे या फिर जो जानते थे उस बस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो भी समझदार व्यक्ति है, तो वह इस शाम वाली बस से यात्रा बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस शाम की यात्रा यानी शाम का जो सफर है वह इस बस से बिल्कुल नहीं करेगा। तो लेखक या इनके और साथियों में उत्सुकता हुई, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का चंबल घाटी वहीं पे है, जो बीहड़ है, डाकू वगैरह काफी वहां आते हैं और लोगों के जान माल का खतरा होता है उनसे। इसीलिए मध्य प्रदेश में इस तरह से सुनसान जंगल ज्यादा है और वहां पे डाकुओं का आतंक एक तरह से बहुत अधिक है। इसीलिए लोगों ने पूछा कि क्या डाकू इसी रास्ते मिलते हैं, जिस रास्ते बस जाएगी रास्ते में कहीं डाकू मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है। डाकिन मतलब ये खुद ही किसी डाकू से कम नहीं है, बस ये खुद ही हमारे लिए खतरा है। खतरा कैसे है? देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा होना पड़ी। जब ये लोग बस को देखते हैं, पहली बार बस से यात्रा करने के लिए चले थे, जब ये लोग उस बस को देखते हैं तो इनके मन में बस के प्रति सम्मान पैदा हो जाता है, सहानुभूति पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि खूब वयोवृद्ध थी यह बस, खूब यानी ज्यादा वयोवृद्ध थी, अत्यधिक वृद्ध थी, सबसे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, सबसे ज्यादा पुरानी हो चुकी थी बस, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। जैसे लग रहा था कई सदियों, कई शताब्दियों के अनुभव है इस बस को, कई शताब्दियों पहले की बस है जो अब भी मतलब कि किसी तरह चल रही है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो इन लोगों ने सोचा कि लोग जो मना कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों की ऐसी भावना हो कि इसमें सफर करेंगे तो इसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो बेचारी बस जो जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल कमजोर है, पुरान बस है, इसे खींचने में कष्ट होगा, इतने लोगों का भार कैसे खींच पाएगी। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक की मन की भावना है कि यह बस जो है इसकी तो पूजा होनी चाहिए। इतना मतलब सदियों से बस चली आ रही है, इतना पुरानी बस है, और इस पे हम लोग कैसे इसको सवार हो सकते हैं, हम लोग इसकी सवारी कैसे कर सकते हैं, हम लोग इससे सफर कैसे कर सकते हैं, इतनी पुरानी बस है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। तो बस कंपनी यानी उस बस जहां से चली थी उस कंपनी के एक हिस्सेदार, यानी जिनकी बस में भी हिस्सेदारी थी, साझेदारी थी, उसमें से एक लोग खुद उस बस में सफर करने के लिए तैयार थे या सफर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो लेखक ने जब पूछा कि यह बस चलती है या फिर इस तरह से केवल दिखावे के लिए मतलब खड़ी किया गया है, तो हिस्सेदार साहब ने थोड़ा सा बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला चलती क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं चलेगी, बस बिल्कुल चलती है, अभी चलेगी, अभी देख लेना, अभी बस चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक ने कहा कि हम भी, हमारे मन में भी वही उत्सुकता है कि वही हम देखना चाहते हैं कि बस अपने आप चलती है, अपने आप चलेगी। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर अपने आप नहीं चलेगी तो और कैसे चलेगी, चलेगी तो अपने आप ही चलेगी। तो ये हिस्सेदार ने जवाब दिया कि बस अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने कहा ये तो आश्चर्य की बात है, गजब हो गया, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है।
कि इस अवस्था में भी बस अपने आप चल रही है। ऐसी बस जो कि बिल्कुल पुरानी हो, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो, कमजोर स्थिति में हो, कमजोर अवस्था में हो, उसके बावजूद भी अपने आप चल रही है। इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब लेखक के मन में दुविधा उत्पन्न हुई, लेखक के मन में शंका हुआ, दुविधा पैदा हो गई कि चले कि ना चले। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। उन्हीं में से जो लेखक के 5 मित्र में थे, लेखक सहित 5 लोग थे, उसमें से एक लोग जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डरिए मत, घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करिए, चलिए। बस अनुभवी है, बस को अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है कि यह कैसे पहुंचाएगी, बस को पता है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जो नई बसें होती हैं, नई नवेली जो बसें होती हैं, उनकी तुलना में इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। क्यों? कि ये बस हमें अपने बेटे के समान प्यार से गोद में लेकर चलेगी। गोद में मतलब अपने ऊपर प्यार से सवारी कराएगी। जैसे कोई माँ अपने बेटे को जिस तरह प्यार से गोद में उठाती है, ठीक उसी प्रकार से यह बस भी हमें सुरक्षित और अच्छे से सफर कराएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो डॉक्टर मित्र के समझाने पे लेखक जो है बस में बैठ जाता है, और जो लोग छोड़ने आए थे लेखक को, वह ऐसे लेखक की तरफ लोग कातर नजरों से देख रहे थे कि इस तरह से बड़े सहानुभूति दृष्टि दिखा रहे थे कि जैसे कि वो अंतिम बार उनको विदा दे रहे हैं, अंतिम बार उनकी विदाई कर रहे हैं, अब उनसे मुलाकात नहीं हुई है, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी, हो सकता है इस तरह। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो जैसे उनकी आंखें देखने से ऐसी लग रही थी, उनकी आंखों में ये ऐसा बोल रही है कि आना जाना तो लगा ही रहता है। जो इस धरती पे जन्म लिया है, जो इस धरती पे आता है, उसे एक दिन इस धरती से जाना भी होता है। ये आने जाने का जो सिलसिला है ये निरंतर चलता रहता है। जो आएगा सो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे वह राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखमंगा हो, चाहे राजा, चाहे गरीब, चाहे दरिद्र या भीख मांगने वाले, कोई भी हो, सबके लिए ये निश्चित है कि जो धरती पे आया है वो धरती से जाएगा भी। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को पूछ करना में होता रवाना होना या चला जाना। आदमी को जाने के लिए कोई एक बहाना चाहिए, निमित्त, कोई कारण। निमित्त मीन्स कारण, बहाना। धरती से जाने के लिए कोई न कोई एक बहाना चाहिए। बहाना कैसे? कि जब किसी की मृत्यु होती है तो ये होता है कि कभी कभी उसका जो है हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई, या कभी मतलब उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, या कभी किसी बीमारी की वजह से मर गया। ये एक बहाना होता है, तो किसी न किसी वजह से उसकी मौत होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे मरना है तो उसका कोई न कोई वजह बन जाती है। इसीलिए इसमें लेखक ने कहा है कि आदमी को जब भी जाना होता है कोई न कोई बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन, बस की जो इंजन थी वो स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इस तरह से स्टार्ट हुआ। इंजन स्टार्ट होने पर सारी बस हिलने लगी। उसकी आवाज से सारी बस कंपन होने लगी, सारी बसों में सारी बस हिलने लगी। जैसे लग रहा था कि पूरा बस ही एक इंजन है और हम उस इंजन पर बैठे हुए हैं या इंजन के भीतर में बैठे हुए हैं। इंजन के भीतर है, अंदर है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे
उनसे हमें बचना था। जो बस थी, बस की जो खिड़कियां हैं उसमें जो कांच लगे हुए थे, तो उसमें बहुत कम खिड़कियों में कांच था, बाकी सब फूट गए थे, यानी कम संख्या में कांच बचे थे। अब जो कांच बचे हुए भी हैं उन कांचों से लेखक को बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांच टूटे, सारे बसें हिल डुल रही है, कहीं कोई कांच टूट करके लेखक को घाव कर दे, लेखक को चोटिल कर दे। हम फौरन खिड़की से दूर सरकिए। सरकना मीन्स हट जाना, फौरन मीन्स तुरंत। लेखक तुरंत खिड़की से दूर हट जाता है। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इस तरह से इंजन चल रहा था। इंजन मतलब जो बस का इंजन है वो चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लेखक जिस सीट पर बैठा है और उसी सीट के नीचे इंजन है, यानी ऐसा लग रहा है लेखक जो है, लेखक की जो सीट है वो इंजन के ऊपर है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवाब रही होगी। ये मतलब कि लेखक कह रहा है कि बस जो है अपने स्थान से चलने लगी, अपना स्थान से प्रस्थान कर गई और लेखक कह रहा है कि आज इस बस की अवस्था वास्तव में बहुत ही दयनीय है, बहुत जर्जर है। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उस समय करीब 1920 के आसपास, तो उस समय या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करीब 1929-30 के आसपास, यह उस समय अवश्य बस जो है नहीं रही होगी। जवान का मतलब नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे मतलब बस को इस तरह ट्रेन किया गया, इस तरह उसे प्रशिक्षण दिया गया है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग करता था। बस में जितने भी उसमें पार्ट या जितने भी हिस्से थे, इंजन, बॉडी, शीशे, स्टीयरिंग, जो भी हिस्से थे, ऐसा लग रहा है एक हिस्सा एक दूसरे के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा, सब अपने अपने चल रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सारी बस ऐसा है कि जैसे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था कि जिसका मकसद था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ यानी उनके नियमों के विरुद्ध कार्य करके उन्हें छुपाना, उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे यह बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही, के समय से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तय कर लिया है कि हमें बस में जितने भी हिस्से हैं एक दूसरे का सहयोग नहीं करना है, उसके नियम के बिल्कुल विपरीत रहना है। इस तरह से उस समय की स्थिति बनती है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो कि बस की जो बॉडी है, मतलब उसका जो शरीर है या पूरी बस की बॉडी है, उससे सहयोग नहीं कर रहा था, उसके साथ नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। दोनों में इस तरह की स्थितियां बन रही थी। कभी लगता था बॉडी से आगे सीट जा रही है, बॉडी को छोड़कर सीट भाग रही है, या कभी कभी ऐसा लगता था सीट वहीं पे है, सीट को अपनी जगह छोड़कर बॉडी वहां से आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 1 मील करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.6 ऐसा कुछ, मतलब लगभग। तो यहाँ पे 8-10 मील की जब दूरी बस तय कर लेती है तो लेखक के मन में जो भी शंका समाधान था, जो भी भेदभाव था, जो भी उसके बस के प्रति जो भी संदेह था, सब दूर हो जाता है, सब मिट जाता है।
मिट इसलिए जाता है, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। इसलिए मिट जाता भेदभाव कि लेखक उसके बाद पूरी तरह से संदेह में है या पूरी तरह से भ्रमित है, भ्रम है उसे कि लेखक सीट के ऊपर बैठा है या सीट लेखक के ऊपर है, क्योंकि बस की स्थिति इसी तरह बस की स्थिति बन रही थी। जब वो पुरानी बस चले, सारे उसके हिस्से, बस के जितने भी हिस्से थे सब हिल रहे थे। एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस क्यों रुकी? क्योंकि पता चलता है, रुकने के बाद ये पता चलता है कि बस की जो टंकी है, पेट्रोल की जो टंकी है, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो ड्राइवर ने क्या किया, जो पेट्रोल छेद से गिर रहा था, तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल को निकालकर अपने बगल में रख लिया और उसमें एक नली डाला और उस नली के माध्यम से एक पतली सी पाइप या नली डाल के उसको इंजन में डायरेक्ट भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मां बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कह रहा था, जब ये इस तरह का दृश्य हमने देखा कि बाल्टी में पेट्रोल रख करके नली के माध्यम से इंजन में भेजा जाने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे उम्मीद हो गई, आशा हो गई कि कुछ देर बाद जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, जो मालिक हैं, वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। उस बस की जो इंजन है उसको वहां से निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे। कैसे रखेंगे? जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध की शीशी दूध से भरी हुई शीशी उसके मुंह में लगाती है, उस शीशी वाले दूध से उसे दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार से ये हिस्सेदार जो है, बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, वो भी इंजन को अपनी गोद में रख करके उसको मतलब कि दूध पीते हुए बच्चे के समान, जैसे कोई माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर के दूध की शीशी उसके मुंह में लगाती है, ठीक उसी प्रकार ये भी इंजन में पेट्रोल डालेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, अब 15 से 20 मील, 15-20 मील कहने का मतलब 22 से 25-30 जो भी किलोमीटर बन रहा हो, तो उतने किलोमीटर हो गई थी। अब ऐसा लगने लगा, मतलब कि लेखक कह रहा है कि उसके किसी भी पार्ट या किसी भी हिस्से पर, बस के किसी भी हिस्से पर हमें कोई विश्वास नहीं था। कब क्या घटना घटित हो जाए, क्या हो जाए, हमें कोई भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, यानी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके साथ क्या क्या अनहोनी हो सकती है लेखक के साथ। तो कह रहा है ब्रेक फेल हो सकता है, बस का जो ब्रेक है हो सकता है वो काम करना बंद कर दे। स्टीयरिंग टूट सकता है, स्टीयरिंग जिससे बस को दिशा देते हैं, घुमाते हैं हाथों से, वो टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। प्रकृति का जो दृश्य था, जहां से बस गुजर रही थी जिस रास्ते से, वहां पे जो भी प्रकृति के नजारे थे वो मन को लुभा रहे थे, मन को अच्छे लग रहे थे। लुभाना मीन्स अच्छा लगना। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, और रास्ते के दोनों तरफ जो रोड वहां से निकलती थी, जिस रोड पे बस जा रही थी, उस रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक कह रहा है
कि जितने भी पेड़ वहां से गुजरते, यानी बस के सामने से जितने भी पेड़ गुजरते, तो हर पेड़ को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बस के जो भी हिस्से हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बस किसी पेड़ से टकरा जाए और टकराने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। इसलिए मतलब लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। हाँ, डर लगता कि इससे बस टकराएगी, ओके, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मीन्स डूब जाना, उसमें पानी में डूब जाना। तो देखिए इस तरह से जब एक पेड़ निकल जाता फिर अगला पेड़ आता था, अगले पेड़ का इंतजार करने लगता कि अब ये पेड़ निकल जाए या उससे खतरा हो सकता है। इस तरह वो अगले पेड़ का इंतजार करने लगता लेखक। उसके बाद जब कभी कोई झील दिखती तो ऐसा लगता कि लेखक को लगने लगता कहीं ऐसा ना हो कि बस उस झील में कूद जाए, बस उस झील में गोता लगा जाए, यानी उस झील में गिर पड़े। तो इस तरह से ये बस की यात्रा जिसका वर्णन चल रहा है। तो बच्चों इसका इस पाठ की व्याख्या आज हम यहीं तक करते हैं। अगले पैराग्राफ जो भी है इसकी व्याख्या जो हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।